हम लोग बात कर रहे थे दस्तावेज, और दस्तावेज में प्रमुख बात यही है कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि अगर पक्षकारों का आशय भी है कि उसका उपयोग विषय के साक्ष्य के तौर पर किया जाए, तो भी वो विषय जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से अंकित कर दिया गया है, उसे दस्तावेज माना जाएगा। तो दस्तावेज की बात हो रही थी कि दस्तावेज विषय इसका प्रकटीकरण है, और अगर विषय का प्रकटीकरण ये आप करना चाहोगे किसी भी पदार्थ पर, तो तरीका अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह है, क्योंकि प्रकटीकरण का अन्य कोई तरीका हो ही नहीं सकता। केवल अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह, इन्हीं के माध्यम से प्रकटीकरण संभव है। और सबसे पहली चीज ये समझ लेनी पड़ती है कि विषय अलग बात होती है। सबसे ज्यादा समस्या इसी बात को समझने में है कि विषय अलग है और उसका प्रकटीकरण अलग है। भारतीय दंड संहिता या कोई भी विषय हो, वो विषय जब अंकित होता है किसी जगह पर, तब आपको दिखना शुरू होता है। अदरवाइज विषय का वर्णन हो सकता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ये प्रतीक, अंक और चिन्ह के माध्यम से जब होगी, तब विषय अभिव्यक्त हुआ है स्थायी तौर पर, यह कहा जाएगा। विषय ये अपने आप में अभिव्यक्त हो जाए ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे जो समझने लायक बात होती है वो यही होती है। जब हम लोग ये सारे पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो वहां कहेगा कि संविदा इसका संशोधन हो सकता है, और वहां लिखेगा कि अगर संविदा जो अंकित की गई है वो उस संविदा का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती जो पक्षकारों के बीच हुई थी, और यह साबित कर दिया जाता है कि संविदा जो अंकित हुई है वह पक्षकारों के उस आशय के अनुरूप नहीं है जो पक्षकारों के बीच हुई थी, तो सिविल न्यायालय अंकित संविदा के संशोधन का आदेश दे सकेगा, और संविदा इस प्रकार संशोधित कर दी जाएगी कि वह पक्षकारों के उस आशय के अनुरूप हो जाए जो संविदा इन एक्चुअल पक्षकारों के बीच हुई थी। आप कोई भी संविदा अगर करेंगे तो प्रथमतः वो संविदा मौखिकी होगी, और उस संविदा का गठन पक्षकारों के मध्य होगा, और उसके बाद उस संविदा के जो निबंधन होंगे, यानी उस संविदा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके जो निबंधन होंगे, वह विधि की अपेक्षा के अनुसार या विधि की अपेक्षा के बिना आप पक्षकारों की अपनी इच्छा से किसी लिखने योग्य पदार्थ पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से अंकित कर दिए जाते हैं। और अक्सर अंकन के पीछे जो पक्षकारों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य यही होता है कि जब कभी उस संविदा का, जो संविदा मौखिक तौर पर पक्षकारों के बीच हुई थी, उस संविदा का साक्ष्य देने का अवसर आ जाए, या उस संविदा के साक्ष्य की जरूरत आन पड़े, तो वो संविदा जो इनफैक्ट पक्षकारों के बीच हुई थी, उस संविदा का इस दस्तावेज के माध्यम से साक्ष्य दिया जा सके। इसी उद्देश्य से अक्सर संविदाओं का
उल्लेख ये दस्तावेज के तौर पर किया जाता है। पक्षकारों के बीच विक्रय की संविदा हुई, तो जो विक्रय की संविदा हुई वो तो मौखिक हुई, उसमें प्रतिफल तय हुआ, उसमें विक्रय का दिनांक तय हुआ, उसमें वो भूमि स्पेसिफाइड की गई, विनिर्दिष्ट की गई जिसका विक्रय होना है। उसका उत्तर ये है, उसका दक्षिण ये है, उसका पूरब ये है, उसका पश्चिम ये है। आखिर कैसे आइडेंटिफाई हो कि कौन सी भूमि विक्रय हुई थी या किस भूमि के विक्रय की बाबत पक्षकारों के बीच संविदा का गठन हुआ था, ये कैसे तय हो? और फिर चलिए, एक बार तय हो गया, अगर पक्षकारों के बीच सब कुछ ठीक रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक न रहा और एक पक्षकार ने यह कहना शुरू किया कि संविदा जो हम लोगों के बीच हुई थी वो नहीं है जो अमुक पक्षकार बता रहा है, तो फिर उस संविदा के साक्ष्य की जरूरत हो जाएगी जो संविदा एक्चुअली पक्षकारों के बीच हुई थी। और इसीलिए अक्सर संविदाओं के पक्षकार संविदाओं को लिखने योग्य पदार्थ पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से अंकित कर देते हैं, ताकि अगर कभी भविष्य में उस संविदा के अस्तित्व को साबित करने के लिए उसका साक्ष्य देने की जरूरत पड़े तो इसको प्रस्तुत किया जाए। और ये जो प्रस्तुतिकरण है अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से, ये आईपीसी की भाषा में दस्तावेज कहलाता है। ये हमने संविदा के उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट किया, लेकिन दस्तावेज सिर्फ संविदा की बाबत हो सकता है ये बात नहीं है। दस्तावेज की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि जब कभी भी किसी भी विषय को अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से किसी पदार्थ पर उत्कीर्ण कर दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है, और अंकन के पीछे जो पक्षकारों का उद्देश्य है वो उद्देश्य ये होता है कि जब कभी इस विषय के साक्ष्य को देने की जरूरत पड़े तो इस दस्तावेज को प्रस्तुत करके संबंधित विषय का साक्ष्य दिया जा सके, या इस उद्देश्य से ही, ठीक है, कि दिया जाएगा, या इस उद्देश्य के न होते हुए भी अगर उसके माध्यम से विषय का साक्ष्य दिया जाना संभव है, ठीक है, संभव है, पक्षकारों का आशय यद्यपि नहीं था वो, लेकिन विषय का साक्ष्य उसके माध्यम से दिया जा सकता है, तो भी इस प्रकार का अंकन क्या कहलाता है? दस्तावेज। और ये जो दस्तावेज की परिभाषा है ये हमेशा आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इस पर सवाल बनते हैं। प्री में आपसे यह भी पूछा जाता है कि अगर जंगल में किन्हीं पेड़ों पर वन विभाग ने कोई ऐसी मोहर लगाई है, ठीक है, जिसका प्रभाव यह है कि यह पेड़ संरक्षित है या संरक्षित नहीं है, या यह पेड़ किसका है, इस प्रकार का प्रभाव उस मोहर के लगाने का है, तो क्या पेड़ स्वयं में दस्तावेज बन गया? यस, पेड़ स्वयं में दस्तावेज बन चुका है, क्योंकि अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह। और आप अक्सर अगर जंगल में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे पेड़ों पर लिखा होता है कि ये अमुक जिले के वन विभाग की संपत्ति है, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो दस्तावेज इसी प्रकार की चीज है। यहीं पर आपको इसका फर्क विलेख से समझ लेना चाहिए, ठीक है। डीड ये अलग बात है और डॉक्यूमेंट अलग बात है। ये ठीक है कि प्रत्येक डीड डॉक्यूमेंट होती है,
यानी प्रत्येक विलेख दस्तावेज होता है, लेकिन प्रत्येक दस्तावेज विलेख हो ऐसा नहीं होता। ये दस्तावेज है लेकिन ये विलेख नहीं है। ये दस्तावेज क्यों है? क्योंकि आईपीसी नामक विषय अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह के माध्यम से एक लिखने योग्य पदार्थ कागज पर इस आशय के साथ अंकित किया गया है कि जब कभी आईपीसी के प्रोविजन या भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन क्या कहते हैं इसका साक्ष्य देने की जरूरत पड़े तो इसको प्रस्तुत करके भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का साक्ष्य दिया जा सके। ये इस बेयर के अंकन के पीछे उद्देश्य है। इसलिए ये बेयर दस्तावेज है आईपीसी की भाषा में। अगर अभी कहा जाए कि भारतीय न्याय संहिता इसमें दस्तावेज की परिभाषा ये नहीं है जो आप बता रहे हो, तो हम तत्काल कहेंगे कि ये देखो सेक्शन 29 में ये लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के साक्ष्य की जब जरूरत पड़ेगी तो इस दस्तावेज को प्रस्तुत करके भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और दिया जा सके इस उद्देश्य के साथ, यह दिया जा सकता है इस संभावना के साथ इस दस्तावेज को तैयार किया गया है। इसलिए यह आईपीसी की, यह बीएनएस या भारतीय न्याय संहिता की भाषा के मुताबिक दस्तावेज है। हमने आपसे कई बार कहा कि अगर बेयर में जो कुछ लिखा है वो आप तथ्यों पर लागू नहीं कर सकते, यानी तथ्यों पर लागू करके आप ये साबित नहीं कर सकते कि अमुक तथ्य भारतीय न्याय संहिता में बताए गए, ठीक है, अमुक उपबंध को संतुष्ट करने के कारण अमुक अपराध या अमुक चीज का गठन करते हैं, तो आपने कानून पढ़ा है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आईपीसी के मुताबिक ये दस्तावेज है, बीएनएस के मुताबिक ये दस्तावेज है। ये आप दस्तावेज की परिभाषा इस पर लागू करके यदि साबित कर पाए तो ही आपने दस्तावेज को समझा है, ये माना जाएगा। अन्यथा आपने दस्तावेज को नहीं समझा है, अन्यथा तो आपने इतिहास की प्रक्रिया से कानून को पढ़ लिया है, आपने सिर्फ याद कर लिया, उसका कोई मतलब नहीं। और एक बात को समझ लिया तो बात खत्म हो गई हमेशा के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे डीड और डॉक्यूमेंट, विलेख और दस्तावेज, ये अलग अलग बात है। विलेख ये शब्द आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और यहां इसी विलेख को या इसी डीड को मूल्यवान प्रतिभूति इस नाम से जानेंगे, क्योंकि विलेख एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से या तो कोई अधिकार पैदा होता है या कोई अधिकार समाप्त हो जाता है, या किसी अधिकार की, ठीक है, जो सीमा है वो या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। जब ऐसा दस्तावेज होता है तो उसे दस्तावेज के अतिरिक्त डीड ये नाम दिया जाता है, तब उसे दस्तावेज नहीं कहते। जैसे आपके एग्जामिनेशन की कॉपी है, जो प्रश्न पूछा गया आपसे वो विषय है जिसका अंकन आप एक लिखने योग्य पदार्थ पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से करेंगे, और इस आशय से करेंगे कि आपको संबंधित विषय आता था। इसको परीक्षक के सामने जब साबित करने की जरूरत पड़े तो आपकी नोटबुक साक्ष्य के तौर पर उपयोग की जा सके, इस आशय के साथ आपने वो आंसर दिया है अपनी नोटबुक पर। इसलिए आपकी नोटबुक दस्तावेज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वो आप में पास हो जाने का अधिकार पैदा करती है,
आपको हक देती है कि उसके आधार पर आपको पास घोषित किया जाए। ठीक है, इसलिए वो मूल्यवान प्रतिभूति भी है। और डीड ये भी बोली जा सकती है, लेकिन चूंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रॉपर्टी से संबंधित अधिनियम है, इसलिए वहां डीड की परिभाषा प्रॉपर्टी के संदर्भों में दी गई है। और इसीलिए आप देखेंगे विक्रय पत्र को क्या बोलते हैं? सेल डीड। सेल का डॉक्यूमेंट नहीं बोलते हैं, सेल डीड बोलते हैं। क्यों? डॉक्यूमेंट तो है वो, ठीक है, लेकिन सेल डीड है वो। डीड क्यों है? क्योंकि क्रेता इसका अधिकार उससे पैदा होता है उस भूमि पर जिसे उसने क्रय किया है, और विक्रेता उसका हक समाप्त होता है उस भूमि पर जिसे क्रेता ने क्रय कर लिया। इसलिए उसे सेल डीड कहा जाता है, एडॉप्शन डीड, ठीक है, मॉर्गेज डीड, ठीक है, आपका लीज डीड। ये डीड शब्द विलेय के लिए प्रयुक्त होता है और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भाषा है। आईपीसी में इसे मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाता है, और डीड मूल्यवान प्रतिभूति होती ही है। क्यों? उससे कोई अधिकार पैदा होता ही है। तो डॉक्यूमेंट अलग बात है और डीड अलग बात है। डॉक्यूमेंट जब कभी किसी विषय का वर्णन पक्षकारों के द्वारा किसी लिखने योग्य पदार्थ पर अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह इनकी सहायता से इस आशय के साथ, आशय जरूरी है, इस आशय के साथ किया जाए कि संबंधित विषय के साक्ष्य के तौर पर उस डॉक्यूमेंट का उपयोग हो सके। भले ही एक्चुअली संभव नहीं है उसका उपयोग किया जाना, लेकिन पक्षकार का आशय यही था। जैसे कल हमने कहा था कि मृतक व्यक्ति ने हत्यारे का नाम जमीन पर लिख दिया, तो उसका आशय यही है इसको लिखने के पीछे, इसलिए डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और अगर पक्षकार का कोई आशय नहीं था लेकिन उस विषय के साक्ष्य के तौर पर उसका उपयोग किया जाना संभव है, तब भी संबंधित अंकन को, संबंधित वर्णन को दस्तावेज माना जाएगा। तो ये दस्तावेज की परिभाषा है। अब देखें, इस स्पष्टीकरण कहता है कि यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए। यह तत्वहीन है, यानी चाहे जमीन पर उंगली के माध्यम से अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह बनाए गए, ये तत्वहीन है। बस सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि विषय के साक्ष्य के तौर पर उसका उपयोग संभव है। यह पक्षकारों का आशय यह था कि उसका उपयोग विषय के साक्ष्य के तौर पर हो, बस इतना पर्याप्त। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, यह भी तत्वहीन है। क्योंकि जमीन पर जो हत्यारे का नाम उसने लिखा है वो पुलिस के लिए लिखा है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति यह नहीं जानता कि न्यायालय उसके समक्ष पुलिस अन्वेषण का कोई मूल्य नहीं होता, या यूं कहें कि पुलिस अन्वेषण का बड़ा सीमित मूल्य होता है। एक सामान्य व्यक्ति यह नहीं जानता। एक सामान्य व्यक्ति यह जानता है कि पुलिस जिसे चाहेगी न्यायालय उसी को निर्दोष या अपराधी मानेगा। एक सामान्य व्यक्ति की सोच यही है। और सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, वे जो बहुत पढ़े लिखे अपने को समझते और मानते हैं, वो भी यही मानते हैं। इसलिए यह व्यक्ति जिसने हत्यारे का नाम जमीन पर अंकित किया है, जरूरी नहीं है कि इसके मन में यह भाव रहा हो कि हत्यारे का यह नाम न्यायालय में हत्यारे के या हत्यारे की
पहचान के संबंध में साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जाए। हो सकता है इसका ये भाव ही ना रहो, बस विषय के साक्ष्य के तौर पर उसका उपयोग किसी के द्वारा किया जाए, इसका ये अगर आशय रहा है, या किसी के भी द्वारा उस विषय के साक्ष्य के तौर पर उस वर्णन का उपयोग संभव है, बस बात खत्म। संबंधित वर्णन और संबंधित अंकन दस्तावेज इस डेफिनेशन में आता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बात एकदम क्लियर है। वो कहता है ये तत्वहीन है कि किस पदार्थ पर और किस साधन से, ठीक है, अंकन किया गया, और यह भी तत्वहीन है कि इस अंकन का उपयोग किसी न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर हो सकता है या नहीं, यह भी तत्वहीन है। उसने लास्ट लाइन में लिख दिया कि या यह है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। और देखिए ये वे सवाल जो आपकी मेरिट को ऊपर करेंगे और आपकी मेरिट को नीचे कर देंगे। ये मान के चलिए जो सीरियस कंप्यूटर होगा उसे चोरी पता ही होगी, उसे लूट भी मालूम होगी, उसे डकैती भी मालूम होगी, जो सीरियस कंप्यूटर होगा। लेकिन सीरियस कंप्यूटर्स को भी दस्तावेज नहीं पता होता है कि दस्तावेज किसे समझा जाता है। आईपीसी की या बीएनएस के लिए आईपीसी मेरे मुंह से निकलता है कि उसकी डेफिनेशन के मुताबिक दस्तावेज क्या है, ये सीरियस को भी नहीं मालूम होता। और यही वो सवाल होते हैं जो आपकी मेरिट को ऊंचा या नीचा कर देते हैं। इसलिए दस्तावेज, और इस पर पूछा जरूर जाता है। दृष्टांत और साथ ही साथ जो डिसाइडेड केस लॉ हैं उनके आधार पर दस्तावेज पर सवाल बनते जरूर हैं। आप देखें, कहता है दृष्टांत किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख। संविदा के निबंधन तो पक्षकारों के बीच तय होंगे, वो तो जब अभिव्यक्त होंगे किसी लिखने योग्य पदार्थ पर तभी वर्णित होंगे, अंकित होंगे। अदरवाइज तो वो मौखिक तौर पर तय होंगे, और मौखिक तौर पर तय उन निबंधनों का साक्ष्य देने की जरूरत ये तो कभी भी पड़ जाएगी, क्योंकि संविदा का पालन जिसके लिए अलाभकर हो जाएगा वही भविष्य में संविदा के पालन से बचना चाहेगा, और तब संविदा के निबंधनों को साबित करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसी दशा आती है तो संविदा के निबंधन साबित किए जा सके, इसी उद्देश्य से संविदा के निबंधन अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह इनके माध्यम से लिखने योग्य पदार्थ पर पक्षकारों द्वारा अंकित किए जाते हैं। इसीलिए जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। ये दस्तावेज की परिभाषा में, और कलम ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आपने जो दस्तावेज बनाना चाहा था वो नहीं बना। क्यों? उस दस्तावेज को बनाने के लिए जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी वो नहीं थी। आप नोट छाप रहे थे, हालांकि नोट का उदाहरण देना ठीक नहीं है क्योंकि करेंसी नोट संबंधी अपराध बिल्कुल पृथक रूप से वर्णित है, ठीक है ना। वहां अगर आपने नकली नोट छापा है तो आपने कूटकृत दस्तावेज बनाया, यह नहीं माना जाएगा। आपने नकली नोट छापना यह अलग से अपराध चिन्हित कर दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझने के, चलिए आपने फर्जी बैनामा बनाया, वो डीड होने के साथ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज ये भी है। अब आपको जानकारी नहीं थी,
इसलिए आपने परफेक्ट बैनामा नहीं बना पाया, आपने परफेक्ट सेल डीड नहीं लिख पाई, और प्रथम दृष्टया वो फर्जी है, ये पता लग रहा है। लेकिन आपका आशय यही था कि आप एक दस्तावेज ऐसा बना लें जो आपके स्वामित्व के साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जा सके। उपयोग हो सकता था, नहीं हो सकता था, ये दीगर बात है, लेकिन व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, वो तो यही था। इसीलिए जब आप फोर्स बैनामा बनाते हैं तो आपके खिलाफ 468 पूर्व की आईपीसी की धाराएं हैं। कूटकरण की, जब आप कूटकृत मूल्यवान प्रतिभूति बनाते हैं तब वो धाराएं आकृष्ट होती हैं, चूंकि आपका जो विक्रय पत्र है वो दस्तावेज के साथ साथ मूल्यवान प्रतिभूति ये भी माना जाता है। पीपीए की भाषा में वो विलेख या डीड ये भी माना जाता है। तो आपके खिलाफ ये सेक्शन पूर्व में आकृष्ट होते रहे और न्याय संहिता इसके वे उपबंध आकर्षित अब होते हैं जो उन उपबंधों के तत्स्थानीय उपबंध है, ठीक है ना। तो आगे कहता है बैंककार पर दिया गया चेक दस्तावेज है। आपने बैंककार को जो चेक दिया है, ठीक है, वो भी दस्तावेज है। ये दृष्टांत में वो कह रहा है क्योंकि उसमें भी अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह, ठीक है, इनके माध्यम से आप सिग्नेचर करते हैं। उसका प्रभाव क्या माना जाता है? उसका प्रभाव यह माना जाता है, मानो आपने चेक पर लिख दिया है कि धारक को चेक में उल्लिखित धनराशि भुगतान कर दी जाए। ये प्रभाव रखने वाले आपके हस्ताक्षर होते हैं, आपके हस्ताक्षरों का प्रभाव ये होता है। तो कहता चेक दस्तावेज है, कहता मुख्तारनामा दस्तावेज है। मुख्तारनामा ये एक शब्द है, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे बोलते हैं। अटॉर्नी माने एजेंट, ठीक है। जब आप अपने प्रतिनिधि, अपने एजेंट की ताकत, अपने अटॉर्नी की ताकत किसी को दे देते हैं किसी कार्य को करने के संबंध में, जो कार्य स्वयं आपको करना है, ठीक है, उसके संबंध में आप स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति उस कार्य को करने के लिए कर देते हैं, तो जिस दस्तावेज के माध्यम से आप ये करते हैं वो क्या आईपीसी की भाषा में दस्तावेज कहलाता है, क्योंकि आपने उसे प्रतिनिधित्व की ताकत दी है। इस विषय के साक्ष्य की जब जरूरत पड़ती है तो वो मुख्तारनामा, वो पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत की जाती है। वो इस विषय का साक्ष्य है कि संबंधित संव्यवहार में संबंधित व्यक्ति आपका प्रतिनिधि है और वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए मुख्तारनामा दस्तावेज है। चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज दस्तावेज क्यों है आईपीसी की भाषा में या बीएनएस की भाषा में। तब आपने कानून पढ़ा है, अदरवाइज तो आपने इतिहास पढ़ा है कानून के नाम पर। अगर आप तथ्यों पर सेक्शन को लागू करके तथ्यों का वो होना साबित नहीं कर सकते जो नाम तथ्यों को बीएनएस में दिया गया है, तो आपने कानून नहीं इतिहास पढ़ा है। अदरवाइज तथ्यों पर सेक्शन लागू करके और आप साबित करके दिखाएं कि बीएनएस के मुताबिक ये तथ्य अमुक नाम के परिणाम को उत्पन्न करते हैं, तभी ये माना जाएगा कि आपने कानून पढ़ा है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो एक बिल्कुल अनजान आदमी भी जानता है कि यह दस्तावेज है, लेकिन यह दस्तावेज क्यों है? अगर आप ये नहीं बता सकते तो आप कुछ भी हो, कानून के जानकार कम से कम नहीं है, आप अन्य कुछ भी हो,
ठीक है, तो आगे कहता है मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो, या जो उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक, हर मानचित्र या हर रेखांक ये दस्तावेज नहीं है। आईपीसी के लिए वैसे होगा। विक्रय के लिए जो साधारण तौर पर प्रस्थापित मानचित्र है, जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से प्रकाशित किए गए, ज्योग्राफी इसके सम्यक अध्ययन के लिए वो सिर्फ प्रकाशित हुए, ये आईपीसी की परिभाषा के मुताबिक दस्तावेज नहीं। लेकिन अगर किसी मानचित्र या किसी रेखांक का साक्ष्य के तौर पर उपयोग करने का आशय है, तब वो दस्तावेज है। यानी केस डायरी में जो अभियोग की डायरी तैयार होती है, पुरानी सीआरपीसी में धारा 172 थी, अब मेरे ख्याल से 20 जोड़ दीजिए, 192 के आसपास होगी। तो उसमें जो केस डायरी तैयार होती है, उसमें घटना स्थल का एक नक्शा ये बनाया जाता है। क्योंकि उसका उपयोग साक्ष्य के तौर पर होना है, इसलिए आईपीसी की नजर में वो दस्तावेज है। आप सेल डीड में, मोर्गेज डीड में, लीज डीड में उस भूमि को जो मोर्गेज की गई, जो विक्रय की गई, जिसका लीज दिया गया, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एक नक्शा ये लगाते हैं। तो मानचित्र या रेखांक कुछ भी हो, अगर उसका साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जाना आशयित है तो वो दस्तावेज है। अदरवाइज दस्तावेज, ठीक है, वो नहीं भी हो सकता है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, दस्तावेज है। अनुदेश या निर्देश अंतर्विष्ट तो उसे दस्तावेज होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी कहेगा कि अमुक निर्देश था ही नहीं, अमुक अनुदेश था ही नहीं, हमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर आपने किसी निर्देश का वायलेशन किया है, अगर आपने किसी अनुदेश का वायलेशन किया है, तो आप तो कहेंगे वो था ही नहीं। निर्देश या अनुदेश आपने वायलेट किया है, लेकिन आप मानेंगे कब? आप तो कहेंगे था ही नहीं। तो निर्देश या अनुदेश जिस भी लिखने योग्य पदार्थ पर लिखे गए, वो बोर्ड हो सकता है, लकड़ी का, लोहे का, दीवार हो सकती है, ठीक है, कागज हो सकता है, लेकिन वो दस्तावेज है। पेंट से लिखा है, गेरू से लिखा है, इससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि स्पष्टीकरण एक कह रहा है। न्यायालय में उपयोग के लिए आशयित था या नहीं था, इससे लेना ही देना नहीं, लेकिन वो दस्तावेज है। क्योंकि आदेश, निर्देश, अनुदेश, इस विषय का साक्ष्य देने की जब भी जरूरत पड़ेगी तो उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया जाएगा उस विषय के साक्ष्य के रूप में। इसलिए वो न्याय संहिता के दृष्टिकोण से दस्तावेज की डेफिनेशन को संतुष्ट करता है और वो दस्तावेज है। और ये दृष्टांत आप खूब ढंग से पढ़ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे, याद तो हो ही जाएंगे, और याद करने की कोई जरूरत भी नहीं। आप केवल दस्तावेज की डेफिनेशन को समझ लेंगे तो बड़े आराम से ये जाना जा सकता है कि कोई चीज आईपीसी की नजर में दस्तावेज है या नहीं। आगे कहता है स्पष्टीकरण 2, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता हो, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों और चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त न भी किया गया। प्रथा से, प्रथा वाणिज्यिक है, कमर्शियल है, यह कमर्शियल नहीं है, बस प्रथा है। उस प्रथा के नाते अगर कोई चिन्ह कहीं पर बना दिया जाए
तो उस चिन्ह का एक निश्चित अर्थ निकाला जाता है। जैसे नजर बट्टू, वो जो मिट्टी की जो मलैया होती है उस पर, ठीक है, एक 2 हड्डी वो बना के टांगते हैं, तो एक पर्टिकुलर चिन्ह है वो, जिसका प्रथा के अनुसार अर्थ ऐसे निकलता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है। इस प्रकार का अर्थ उस चिन्ह का निकाला जाता है प्रथा से, परंपरा से। ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन में मानिए यह प्रथा है कि अगर किसी की अंगूठी का चिन्ह कहीं पर मौजूद है तो उसकी स्वीकृति मानी जाएगी, ठीक है। पहले तो अंगूठी ही मुद्रा की जगह उपयोग की जाती थी, सील यानी मोहर की जगह वही उपयोग होती थी। तो अगर कोई प्रथा है वो वाणिज्यिक है या नहीं है, और खाली उस प्रथा के मुताबिक एक चिन्ह लगा हुआ है, लिखा कुछ भी नहीं, तो चूंकि दस्तावेज अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह इसके माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तो चिन्ह लगा है तो दस्तावेज तो है, इतना तय हो गया। लेकिन दस्तावेज में क्या लिखा है यह तो तय नहीं हुआ। जैसे हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, वहां कहता था कि समाचार पत्र के बारे में उपधारणा की जाएगी, और कचहरी आप जाते हैं वहां कहते हैं न्यूज़पेपर एविडेंस में ग्राह्य नहीं है। अब ये दो बातें होती हैं जिनमें आप लगातार कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बताया गया था कि समाचार पत्र, इसमें जो लिखा है अंदर, वो एविडेंस में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि समाचार पत्र में जो लिखा है वो किसने लिखा है? समाचार पत्र के संवाददाता ने। और समाचार पत्र के संवाददाता को वो सारी जो न्यूज है वो किसी से मिली है, उसने स्वयं उस घटना को घटते नहीं देखा था। उसकी जानकारी प्रत्यक्ष नहीं है, और चूंकि उसकी जानकारी प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसके द्वारा जो कुछ लिखा गया वो सुना सुनाया है, वो अनुश्रुत श्रेणी का मामला है, हियरस है वो, इसलिए वो अग्राह्य है। लेकिन उसे बुलाकर उससे उस स्रोत की जानकारी ली जा सकती है जिस स्रोत से वो समाचार या जानकारी उस तक आई थी, और फिर उस स्रोत को अगर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना संभव हो तो वैसा किया भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको न्यायालय को विश्वास दिलाना होगा कि संबंधित दिनांक के समाचार पत्र में वो छपा था जो आप कह रहे हो, ठीक है ना, वो छपा था, या जो कुछ आप बता रहे हो, तभी तो उस करस्पॉन्डेंट को बुलाया जाएगा। और जब यह साबित करने के लिए कि संबंधित दिनांक के समाचार पत्र में यह छपा था, आप समाचार पत्र की उस दिनांक की प्रति तात्पर्यित होने वाला कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश करोगे। हम जानबूझकर ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो बात की शुद्धता को एकदम कायम रखे। वो जब आप प्रस्तुत करोगे तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि यह जो दस्तावेज आपने प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में आप ये कहते हो कि यह संबंधित दिनांक को प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति है, उसका संबंध में न्यायालय उपधारित करेगा कि यह वो प्रति है, लेकिन उपधारित करेगा। यानी अगर विपक्षी यह साबित कर देता है कि ये तो तुमने अपने घर में छाप लिया, ठीक है, अखबारी कागज चुरा कर, तो उपधारणा नहीं भी करेगा, और फिर आगे की कार्रवाई चलेगी ही नहीं। फिर न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए थोड़ी है।
हाँ उसने कुछ नहीं तो उद्धारित करेगा कि हाँ ये उस दिन की प्रति है और इसमें ये समाचार छपा है, तो उस समाचार को साक्ष्य के तौर पर तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उस समाचार में दी गई जानकारी जिसने स्वयं अपने ठीक है ज्ञान से अर्जित नहीं की थी, जब तक उसको न्यायालय के समक्ष परीक्षित न कराया जाए तब तक वो साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य नहीं होगी। लेकिन समाचार पत्र ये आ जाएगा, ठीक है ना, उसकी प्रति के संबंध में धारणा होगी। ऐसे ही व्यवसायिक प्रथा, ठीक है, व्यवसायिक प्रथा या अन्य किसी प्रथा के मुताबिक एक चिन्ह लगा है किसी लिखने योग्य पदार्थ पर, ठीक है, दस्तावेज है, नो डाउट है, अक्षर प्रतीक अंक और चिन्ह, इसके माध्यम से एक विषय वर्णित है। लेकिन उस विषय में क्या लिखा है इसके संबंध में तो कुछ नहीं, केवल एक चिन्ह लगा, ठीक है, उस चिन्ह से क्या अभिव्यक्त होता है ये तो साबित करना पड़ेगा। तो उस चिन्ह से जो अभिव्यक्त होता है उसे साबित करने के लिए, ठीक है, आपको ये साक्षी लाने होंगे जो ये बताएं कि इससे इस प्रथा के मुताबिक ये अर्थ निकाला जाता है, अदरवाइज, ठीक है, और जब वो साबित करेंगे कि ये अर्थ निकाला जाता है तो माना जाएगा कि ये अर्थ निकल रहा है। इसीलिए कह रहा है वो कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, व्याख्या करे कौन? न्यायालय किसकी सहायता से? साक्ष्य की सहायता से व्याख्या करेगा, और साक्ष्य कौन देगा? साक्षी, ठीक है। तो उस वाणिज्यिक प्रथा का ज्ञान रखने वाले साक्षी आपको प्रस्तुत करने होंगे, वो ये बताएंगे कि इस चिन्ह से ये अभिव्यक्त होता है, और तब न्यायालय व्याख्या करके वो अर्थ ग्रहण कर सकता है। कहेगा वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त न भी किया गया, खाली मोहर लगी है, बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ लिखा ही नहीं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना NIAC में निरंक पृष्ठांकन, ठीक है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और फुल इंडोर्समेंट, पूर्ण पृष्ठांकन, ठीक है। तो फुल इंडोर्समेंट में कहता था कि जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर ये शब्द लिखते हो कि परक्राम में लिखो, तो अर्थात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उल्लिखित धनराशि इस परक्राम में लिखत के वाहक को दे दी जाए और हस्ताक्षर बनाते हो तो ये फुल इंडोर्समेंट है। और इंडोर्समेंट इन ब्लैंक यानी निरंक पृष्ठांकन जब आप केवल हस्ताक्षर बना देते हो, और केवल हस्ताक्षर यदि आपने बनाए तो बैंककार, ठीक है ना, जो बैंककार है जिस पर चेक लिखा गया है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? वो उन शब्दों के दे अर्थ निकालेगा कि मानो आपने ये लिख दिया है जबकि आपने केवल हस्ताक्षर बनाए बस। लेकिन वो फुल इंडोर्समेंट में जो लिखा होता है उसी को लिखा हुआ वहां समझेगा, ठीक है ना। तो ये कहता है, आगे उसने लिख भी दिया, देखिए वही उदाहरण दिया उसने, वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे, का एक विनिमय पत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। रुपया, इसे आप रुपया नाम से जानते हो, अगर रुपया नाम से ना जानो, जैसे आदमी एक विशेष नाम से जाना जाता है, अदरवाइज वो आदमी ही है, ठीक है। और आप अनाम हो, आपका कोई नाम नहीं है, आपको पुकारना है इसलिए आपको नाम दे दिया गया है, वो आपका नाम नहीं है, ठीक है, आपका कोई नाम नहीं है। तो ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे देकर विनिमय किया जा सके, यानी हम उसे वो बिल दें और वो हमें वस्तु दे, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाएगा, विनिमय पत्र कहा जाएगा। तो रुपया विनिमय पत्र ही होता है, रुपया रुपया नहीं है,
क्योंकि अगर रुपया रुपया होता तो रुपए पर यह इबारत नहीं लिखी होती कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हर रुपए पर यह लिखा है। किसकी ओर से? भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार ने यह गारंटी दी है कि जिसके पास वो विनिमय पत्र हो जिसे उसने 500 रुपए कीमत का घोषित कर रखा है, उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति ये मान ले कि उसके पास 500 रुपए हैं और 500 रुपए मूल्य की वस्तु उसे दे दे। अदरवाइज 500 रुपए का नोट बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा कुछ नहीं है। और चेक, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, आप 500 रुपए की जगह चेक का उपयोग ये कर सकते हैं। तो जिसके माध्यम से भी विनिमय संभव हो वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। हुंडी, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज का उदाहरण है। ठीक है, हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं, वहां बिल ऑफ एक्सचेंज के बहुत सारे उदाहरण है। तो विनिमय पत्र कहता है का एक विनिमय पत्र की पीठ पर, यानी विनिमय पत्र के पृष्ठभाग पर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी चेक भी आप लिखते तो उसके बैक पर हस्ताक्षर करते हैं। कहता है का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे। चेक दो प्रकार के होते हैं, एक आदेश के अनुसार दे और दूसरे अकाउंट पे। ठीक है, आदेश के अनुसार दे, आपने बियरर जिसे बोलते हो दिया और मिल गया। ठीक है, तो कहता है का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। ये कमर्शियल कस्टम है। ठीक है, पृष्ठांकन एक दस्तावेज है। ठीक है, क्योंकि भुगतान के आदेश संबंधी जो विषय है उसके साक्ष्य के तौर पर यह हस्ताक्षर दिखाए जा सकते। बैंक से अगर पूछा जाए कि आपने अमुक व्यक्ति को पैसे क्यों दिए, तो कहेंगे कि इन्होंने सिग्नेचर करके ये चेक जारी किया, इसलिए दिए। क्योंकि वाणिज्यिक प्रथा उसके मुताबिक इस नाम लिखने का जो अर्थ है वो ये निकाला जाता है कि धारक को भुगतान कर दीजिए। तो भुगतान के आदेश के साक्ष्य के तौर पर इस नाम का जो अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह के माध्यम से अंकन किया गया है, ठीक है, इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार नाम विनिमय पत्र की पीठ पर लिखा जाना विनिमय पत्र को दस्तावेज में बदल देता है। ठीक है ना, इसलिए बदलता है। कहता है कि पृष्ठांकन एक दस्तावेज है, इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए। ठीक है, तो ये दस्तावेज, और दस्तावेज विस्तार के साथ आपको इसीलिए बताया गया, ठीक है, ताकि आप इसको ठीक प्रकार से समझ सकें। आगे कहा कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। अब वही बात जो बेईमानी पूर्वक, ठीक है, उन शब्दों में थी। तीन बातें हो सकती हैं। आपने कपट पूर्वक काम किया, सबसे पहले ये समझे कपट पूर्वक आप काम करते हो ये कहा कब जाता है। जैसे वही बात है ना, उन्हें कपट पूर्वक, इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा फ्रेडुलेंटली, और फ्रेडुलेंटली का मतलब क्या होता है? कपट पूर्वक। ये नहीं, कपट का अर्थ क्या होता है? आपने कपट किया, ये कब कहा गया? ठीक है, कपट किया आपने, ये तभी कहा जाता है जब आप किन्हीं तथ्यों की विद्यमानता को, कोई तथ्य विद्यमान है, ये बात आपको पता है कि कोई अमुक तथ्य विद्यमान है, अमुक तथ्य अस्तित्व में है, आप खूब जानते हो कि अमुक तथ्य विद्यमान है, और आप अमुक तथ्यों को छिपाने के लिए, अमुक तथ्यों की विद्यमानता दूसरे को पता न लगे, इसके लिए सक्रिय प्रयास करते हो।
इसके लिए सक्रिय प्रयास करते हो। ऐसा नहीं है कि अमुक तथ्य उनकी विद्यमानता छिपे या न छिपे, इससे मतलब नहीं रखते, आप चुपचाप बैठे रहते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अपनी ओर से प्रयास करते हो कि सही तथ्य सामने वाले की जानकारी में ना आए। जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तब आप कपट पूर्वक काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये आगे की बात है कि उसे सही तथ्य पता लगेंगे या पता नहीं लगेंगे। आपने कपटपूर्ण आशय से काम किया है, यह माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम जो चाहोगे वो हो ही जाएगा, जरूरी तो नहीं है। आप तथ्यों की स्थिति छिपाना चाहते रहे, उसे फिर भी पता लग गई। ठीक है, तो आप निर्दोष हो गए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वही बेईमानी पूर्वक की जो हम बात कर रहे थे, आप सदोष अभिलाप सदोष हानि कारित करना चाहते थे, नहीं हुई। ठीक है, ये एक स्थिति है, और हो गई ये दूसरी स्थिति है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें संभव है। लेकिन दोनों दशाओं में आप निर्दोष नहीं होते। ठीक है, आप तो दोषी ही रहते हैं। और तीसरी स्थिति, आप किसी को कोई सदोष अभिलाभ हानि नहीं करना चाहते थे, फिर भी हो गई, तो यह दुर्घटना है। ठीक है, आप उपेक्षापूर्ण ढंग से काम कर रहे थे, इस वजह से उसे सदोष हानि लाभ ये हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है, आपसे हम अब कृत्य में निपटेंगे क्योंकि आपने उपेक्षा ये बरती। हाँ, हम आपको दंड नहीं देंगे फिजिकल, ठीक है, क्योंकि आपका आशय ये नहीं था, लेकिन फिर भी उपेक्षा का व्यवहार ये तो आप कर ही रहे थे। ठीक है, उपेक्षा की वो कोटि जिससे मानव को नुकसान हो सकता था या हो गया या वो मर गया, इस उपेक्षा की कोटि को हम दंडित भी करेंगे और अप्रत्य में आपसे प्रतिकर ये भी दिलवाएंगे। लेकिन उपेक्षा है, उसे सदोष हानि या सदोष लाभ हुआ, लेकिन उस प्रकार की उपेक्षा नहीं है जो पूर्व की आईपीसी में धारा 336, 337, 338, 304 ए इसमें वर्णित थी। अर्थात मानव शरीर को आपकी उपेक्षा से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर अकृत्य विधि में आपसे हम निपटेंगे, यहां नहीं निपटेंगे। लेकिन अगर यह कोटि उपेक्षा की है तो यहां भी निपटेंगे और वहां भी निपटेंगे। यही स्थिति कपट की है। कपट शाब्दिक तौर पर क्या अर्थ रखता है? कपट शाब्दिक तौर पर अर्थ यह निकला कि आप तथ्यों की विद्यमानता इसको अपने सक्रिय प्रयास से छिपा रहे। झूठ बोलना और कपट करना, इसके बीच फर्क ही यही है। झूठ बोलने में आपको तथ्यों की विद्यमानता के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। तथ्य हैं अस्तित्व में या नहीं है, लेकिन आप तथ्यों के अस्तित्व में होने या न होने के संबंध में निश्चायक कथन करते हो, जबकि आपको कुछ नहीं मालूम। और निश्चायक कथन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। और कपट, इसमें आपको निश्चायक तौर पर पता होता है कि तथ्य अस्तित्व में है या तथ्य अस्तित्व में नहीं है। आपको डेफिनेट पता होता है कि तथ्य है अस्तित्व में या तथ्य अस्तित्व में नहीं है। ये आपको कंफर्म होते हैं आप एकदम। और इसके बाद में दूसरे व्यक्ति के द्वारा तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व के संबंध में जब आपसे जानकारी ली जाती है, तो आप न सिर्फ जानबूझकर झूठ बोलते हो, जानबूझकर, बल्कि अगर वो कुछ प्रयास भी करे तो सक्रिय छिपावट तथ्यों की यह भी करते हो। तब आप कपट कर रहे हो,
यह कहा जाता है। क्यों? अब आपका आशय इस व्यक्ति को धोखा देने का है। धोखा का अर्थ क्या हुआ कि वे तथ्य जो अस्तित्व में हैं या वे तथ्य जो अस्तित्व में नहीं है, उनके अस्तित्व या अनस्तित्व के संबंध में मिथ्या विश्वास उसमें पैदा कर दिया जाए। इस प्रयास को धोखा देने का प्रयास इस नाम से जाना जाता है। यह आप कर रहे हैं, आप सफल ही हो जाओगे, कोई जरूरी नहीं। आप सफल हो भी सकते हो और सफल नहीं भी हो। ठीक है, सफल हो गए तो संबंधित व्यक्ति को यह विश्वास आएगा कि अमुक तथ्य अस्तित्व में है या नहीं है। अब देखिए, यहां सदोष लाभ या हानि होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बेईमानी में सदोष लाभ या हानि होना जरूरी थी, यहां सदोष लाभ या हानि जरूरी नहीं है। आप कपट करने के आशय से काम कर रहे हैं। हालांकि यह ठीक है कि सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति कपट पूर्वक काम करता है तो उसका यह आशय होता है कि वो अपने लिए कोई लाभ सुरक्षित करे, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप ऐसा भी हो सकता है कि आदमी इतना दुष्ट हो कि वो आपका नुकसान हो बस इसलिए कपटपूर्वक काम कर रहा है, उसका कोई लाभ ना हो। ठीक है, या परिस्थिति ऐसी है कि उसका किसी का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति का आशय कपटपूर्ण है। कैसे देखें, उदाहरण से बात क्लियर होगी। मेरा बैंक में एक भी रुपया नहीं है, मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, आपको यह लगता है कि करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में जमा है। आपने मेरे हस्ताक्षरों की, ठीक है, नकल की और बैंक मैनेजर को यह तथ्य, इन तथ्यों के अस्तित्व पर उन हस्ताक्षरों के माध्यम से यह विश्वास दिलाया कि हमने यह चेक लिखकर उसे 1 करोड़ रुपए दे देने का आदेश दिया है, जब मेरे अकाउंट में एक भी रुपया है ही नहीं, तो बैंक मैनेजर तो देगा नहीं पैसे। तो न तो बैंक को कोई सदोष हानि कारित होने की संभावना है, न तो बैंक को हो सकती, न हमें हो सकती, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये मिस्टर कपटपूर्ण ढंग से किसी के साथ कपट करने के आशय से कूट रचना करने के दोषी हैं। इन मिस्टर ने, जब हम लोग 467 की परिभाषा, क्योंकि मूल्यवान प्रतिभूति इस श्रेणी में भी आ जाएगा, क्योंकि उस कागज के माध्यम से इन्हें पैसा लेने का हक पैदा हो रहा है। ठीक है ना, तो वो मूल्यवान प्रतिभूति उस परिभाषा में भी आ जाएगा। और कूट रचना के लिए जरूरी क्या, आप कपट करने के आशय से जब किसी दस्तावेज को रचते हो, ठीक है, तो आप कूट रचना का अपराध करते हो। ये कूट रचना का अपराध मूल्यवान प्रतिभूति के संबंध में तो आईपीसी की धारा 467 के मुताबिक दंडनीय है। तो चूंकि आपने बैंक मैनेजर इसके साथ कपट करने के उद्देश्य से इसकी रचना की है, भले ही कपट करना संभव नहीं था किसी के भी साथ, न मेरे साथ हो सकता था कपट करना, नहीं बल्कि सदोष हानि, ठीक है, सदोष हानि न बैंक को हो सकती थी ना हमें, फिर भी आप कपट करने के दोषी हो, क्योंकि आपने तथ्यों की जो स्थिति है इसको जानबूझकर छिपाया है। हालांकि सामान्य तौर पर यही होता है कि जब आप कपट करने का आशय रखते हो तो अपने लिए कोई ना कोई लाभ सुरक्षित करते हो, यानी स्वयं को सदोष लाभ या किसी को सदोष हानि, ये होती है सामान्य तौर पर, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। और यहीं पर बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक शब्दों में फर्क हो जाता है। बेईमानी पूर्वक अगर काम किया जाएगा तो किसी को लाभ किसी को हानि, यह होनी जरूरी है।
इनमें से एक या दोनों, क्योंकि कपट पूर्वक जब काम किया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि लाभ या हानि हो ही। यद्यपि यह ठीक है कि सामान्य तौर पर जब कपट पूर्वक काम भी होता है तो भी लाभ या हानि होती ही है, ठीक है ना, ये सही है। और इसीलिए आप देखेंगे अक्सर परिभाषाओं में बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक दोनों शब्दों को शामिल कर देते हैं, क्योंकि अपराध ऐसी चीज है कि कहीं से भी अपराधी बचे नहीं। लाभ हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक, कपटपूर्ण ढंग से तो गवर्न हो ही जाएगा। अदरवाइज लाभ या हानि ना हुई और आपने केवल बेईमानी शब्द रखा तो अपराध की परिभाषा पूर्ण होगी ही नहीं। तो कपट पूर्वक के साथ भी बेईमानी की ही स्थिति रहेगी। आप कपट पूर्वक काम कर सकते हो और आपके द्वारा वांछित परिणाम आए, यह भी हो सकता है, और आप कपट पूर्वक काम करो और वांछित परिणाम न आए, यह भी हो सकता है। लेकिन दोनों दशाओं में आप कपट पूर्वक काम कर रहे थे, यह माना जाएगा, ठीक है। और कपट पूर्वक, बेईमानी पूर्वक, यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो अपराधों की परिभाषाएं आएंगी वहां कर्ता अगर बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक काम कर रहा था, यह आप साबित नहीं कर पाए तो व्यक्ति संबंधित अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। हमने बैंक मैनेजर को, ठीक है, विश्वास दिलाया कि अमुक सिग्नेचर मिस्टर एक्स के हैं, और हम सद्भाव पूर्वक विश्वास करते थे कि मिस्टर एक्स के ही सिग्नेचर, जबकि मिस्टर एक्स हमें बेवकूफ बना रहे थे, ठीक है। वो मिस्टर वाई थे, बता ये रहे थे कि मिस्टर एक्स है, और मिस्टर वाई होते हुए उन्होंने मिस्टर एक्स के सिग्नेचर बना दिए। हम कपटपूर्वक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टर वाई कपटपूर्वक काम कर रहे हैं। तो कपटपूर्वक व्यक्ति कब काम करता है? जब वो कपट करने के आशय से काम करता है, और कपट करने के आशय से काम करता है, काम हुआ या नहीं हुआ यह नहीं लिखा है। और कपट क्या चीज है? तथ्यों की सक्रिय छिपावट, यह कपट है, ठीक है। आगे लिंग आदि की परिभाषा दी है, कल हम लोग शायद परिभाषा खंड खत्म कर लेंगे, क्योंकि परिभाषा खंड में यहीं तक ऐसी चीजें थी जिन्हें बहुत व्याख्या की जरूरत थी। शेष कल हमें लगता है परिभाषा खंड खत्म हो जाना चाहिए। देखिए